मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत ले। क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। हैं? तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब दे दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उसका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी।
मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी? गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की चार दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए। फिर देखिए इस घर में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे, तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना, तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहता, भागो यहाँ से, छोड़ो दूसरे को, तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोगों को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल के मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है। और ठीक है, किसी कली का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू ने लिखा ना। देख मैं जानती हूँ
जो पत्नियां होती हैं ना, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना ही पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेके क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सिर्फ कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख, घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चलाया जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे के साथ प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के लेना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना बहुत मारूंगी तुझे, समझा? भाई पहलवान, मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो। हमें बचा लो दीदी, अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो, क्या बात है? कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा, मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो तुम लोग घबराओ मत, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़े ना मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी,
लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के ही शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ दीदी। भैया इतना मत घबराओ आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं। अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है, और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ, जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था, और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे, और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आए वो, और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा, और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया? हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला? कि बेटा, लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है ना, जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी, जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है
उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा। फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले। उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है,
चलो यहाँ से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। इसी आईडी से उस लड़की को परेशान करता है तू? बोल, ये सोशल मीडिया की बीमारी तेरी खत्म होगी नहीं होगी? बेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जब सोशल मीडिया है ना, अगर इसके जाल में कोई फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, नष्ट। समझा? आगे से अगर मैंने देख लिया ना, काट के रख दूंगी तुझे। समझा? ले निकल। लोगों को क्या हो गया है? सोशल मीडिया पे नाचना है, नंगी नंगी फोटो डालनी है, और ऐसे लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ये गुल खिला रही है कुलक्षणी, हाँ? लाज शर्म तो सब बेच खाई है। क्या मतलब माँ जी? माँ जी की बच्ची, हॉलीवुड में एंट्री मारने का इरादा है तेरा? दिन भर में कितनी डीपी बदलती है, वो भी नए नए पोज में। किसको क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, डीपी बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आजकल तो हर कोई बदलता है। डीपी बदलने के पीछे जो तेरी गंदी सोच है ना, उसे मैं सब जानती हूँ। सुधर जा समय रहते, नहीं तो मुझे सुधारना भी आता है। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? जरा सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जरा सी बात है, हाँ? सारी सारी रात तेरा फेसबुक ऑन रहता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालती रहती है। एक बात बता, तू पूरी रात चैट किससे करती है? माँ जी, वो तो बस मैं रात में लोगों के स्टेटस देखती हूँ। अच्छा, दूसरों का स्टेटस देखते देखते ना कहीं अपना स्टेटस डाउन मत कर लियो, समझी? क्या हुआ माँ? सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? कमीने, तेरे जैसे आदमियों की औरतें ही ना रात को चैटिंग करके सेटिंग कर लेती हैं, और दूसरे दिन ना मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो आप? क्या बात हो गई? तरुण, पूछ इससे। दिन भर में डीपी पे 10-10 फोटो चेंज करती है, और फेसबुक पे ये उल्टी सीधी फोटो क्यों डालती है? क्या चल रहा है इसके मन में? तूने इसका फोन कभी चेक किया है? आस्था, माँ जो बोल रही है क्या वो सच है? तरुण, अगर मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आस्था। तुम रात भर फेसबुक पे लगी रहती हो, हैं? चैट करती रहती हो, इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो। भाई आज तक मैंने कभी चेक किया है? किया मैंने चेक? मैं बताती हूँ बेटा तुझे, फेसबुक पे नहीं कुआरी बन के चैट करती होगी, तभी तो फेसबुक पे उल्टे सीधे फोटो डालती है। आस्था, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है आखिर, है? तुम्हें नए नए दोस्त बनाने हैं? अगर बनाने हैं ना तो ये रिश्ता आज और यहीं खत्म कर दे, और जाके नए नए दोस्त बना और जिंदगी के मजे ले मजे से। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, तू शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, जो अभी तक सुधरी नहीं है, समझी? अरे राम राम राधा आंटी, राधे राधे। अरे चिंगारी जी, आइए आइए, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। बैठो बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कैसी आस्था बेटा? क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चिंगारी दीदी, इसे फेसबुक पे ना ऑनलाइन रहने का बहुत शौक है। अरे दिन रात फोटो डालती है ये अपनी, सोशल मीडिया पे रानी बनना चाहती है, रानी। जब देखो चैटिंग चैटिंग चैटिंग। शादी हो गई और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद माँ भी बन जाएगी, लेकिन आदतें अभी शादी से पहले वाली नहीं गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं रहा था आंटी। दीदी, यहाँ किस लिए आए थे और भूल गए? अरे पहलवान, वो काम अभी उतना जरूरी नहीं है। जरूरी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। हाँ आगे बताइए आंटी। चिंगारी जी, जो औरतें शादीशुदा होकर भी ना फेसबुक पे कुआरी बन के चैटिंग करती हैं और इंस्टाग्राम पे जो कमर मटकाती रहती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना ज्यादा नहीं चलती है। अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी तो इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? किसी से मिलने थोड़ी गई हूं मैं। आस्था बेटा, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे जा रही हो, क्योंकि जो औरतें शादीशुदा होती हैं ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे पे लगी रहती हैं, फोटो अपलोड करती हैं, वीडियो अपलोड करती हैं, डांस की रील्स डालती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाइक और कमेंट का। और लाइक और कमेंट के पीछे जो मकसद छुपा होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप का। और जो शादीशुदा औरतें ये फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बेटा, इस बात को याद रखना। चिंगारी जी, ये ना मुझे पढ़ा रही है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं।
ऐसा करने वालों के घर बिखरते हैं। ये जो आजकल की लड़कियां और शादीशुदा औरतें हैं ना, उनको फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है। उसके पीछे पता मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है बहुत सारे लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, शेयर मिल जाए। और ऐसे करने वाले हजारों लोग पड़े हैं, लेकिन उनको ये क्या पता कि उसके पीछे मकसद क्या होता है उन लोगों का। उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लड़कियों से किसी ना किसी तरीके से बातें की जाए, उनसे वीडियो कॉल किया जाए, उनको जिस्म को देखा, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे जाएं। जो शादीशुदा लड़कियां ना ये तारीफ के पुल पे चढ़ जाती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी के पुल बहुत जल्दी टूटते हैं। और ये औरतें जितनी जल्दी समझ जाएंगी, उनका घर परिवार बच जाता है, नहीं तो जग जाहिर है सब। दीदी इसीलिए तलाक कराने वाले वकीलों के पास भीड़ लगती है। दीदी मैं तो आगे रात को सो जाता हूँ और ये रात भर फोन में लगी रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप। अरे रात भर चैटिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज मेरे को मम्मी ने बताया मेरे को। आस्था बेटा, पास्ट को अगर प्रेजेंट के रिश्तों के ऊपर रखने की कोशिश करोगी ना, तो ना पास्ट रहेगा और ना ही प्रेजेंट। अब फ्यूचर तो भूल ही जाओ। इंटरनेट ऐसा जाल है ना, अगर कोई इंसान उसमें फंस गया, जिंदगी भर कितनी भी लाख कोशिश कर ले, निकल नहीं पाता है। समझी? दीदी ये फोन लोगों को बहुत आगे तक ले जा रहा है। उतरना कहीं होता है, उतर कहीं जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे सोशल मीडिया चलाने से इतनी ही दिक्कतें हैं ना, तो ना ही मैं फेसबुक चलाऊंगी, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करूंगी। आज के बाद कुछ नहीं चलाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। तरुण, आई एम सॉरी। चिंगारी दी, सॉरी। आस्था बेटा, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लाइक और कमेंट के जाल में फंसने में। और तुझे पता है, इसके चक्कर में ना हर दूसरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। ये सब चलाने से कोई मना नहीं कर रहा तुझे, लेकिन हाँ, कोई भी चीज अगर लिमिट में की जाए ना बेटा, रिश्ते संभल के चलते हैं। शादी हो गई तेरी, सब्जी, ध्यान रख इस बात। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, जा बना के। साले, आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके क्यों नहीं भेजता है? बोलना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल। दीदी मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैं अब तो छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा। और याद रखना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा। और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना, बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब आगे तो कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी, चलिए जी दिल। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ बाजी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन। ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरानी नहीं आई उठाने के लिए? नहीं, मैं उठा देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता, मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए? मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख, कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना, तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? मायके? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना। बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है, वो थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है।
षड्यंत्र अच्छा जा रहा है। सारी सैलरी चंद्रमुखी पे उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है। मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। और शांति का मतलब अशांति। माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा, भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है। उंगलियों के इशारे करना चाहती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ, जा यहाँ से। इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गए हम लोग। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है। दीदी, सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती? पहलवान बेटा, बीरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा ना हुआ। अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी, मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसा आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है ना, सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिन रात डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे नीचा दिखाएंगे, रुलाएंगी, आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना, तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो सामान उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है, तो सुधर जाइए, संभल जाइए। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुए घूंघट में रहे, बहुए जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ। गया जमाना, समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा। समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए, आप समझिए। आप चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ?
देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं ना सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू, क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात तो आप नहीं, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुलारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी? पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा, पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी खा रही हो या नहीं? हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर, आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी, कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी ये एक बेटी का कर्तव्य है, अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ जा रही हूँ।
मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा, इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद ली हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कप तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समदन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, खाइए। ले पहलवान बेटा ले। माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब, एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए, हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है, तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं,
लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है। ठीक है बात है, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है, और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं। प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ मकान का रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए, और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे proof। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोलें। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की?
चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जो ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादे सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे। ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना। कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा, ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल पहलवान, चल। पहलवान, हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है, भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती? नहीं आती। देखो कामनी जी, यार मैं थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता,
कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामने जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ का तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े। अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामने। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उठती थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रह, कम बोला कर, उड़ते थी पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं हम। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में? जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह। बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको। वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको। ना कुछ खाने के लिए दिया है, ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है, जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीबी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना, तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोलकर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पहलवान? इनको लेके चल अपने घर पे, वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगी दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गाँव में, गाँव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो आओ हमारे साथ, चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या, गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाते मानव, तुम इसे? तेरा नाम मानव नहीं दाना होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी, वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी नीचता पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते, और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी को इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना, और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती रहती है।
सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मामली बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे हैं तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दूं? मम्मी बनाती हूँ।